हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम टाइम बचा है। नीट एग्ज़ाम के लिए हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम है, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, अच्छे से एग्ज़ाम्स दें एंड उसके साथ ही साथ अच्छे से नीट का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से दें। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म के बारे में। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता है। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ही ईजी वे में इसको समझाऊं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं बच्चों को, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म है उसका डेवलप होना क्यों ज़रूरी है। काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहने का मतलब ये हो गया कि काउंटर करंट जो है वो प्रोड्यूस होना, वो फॉर्म होना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन जो है वो पास आउट हो और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है उसको हम रीएब्जॉर्ब कर पाएँ, उसको बचा पाएँ। ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन से रीज़न जो है वहाँ पर काउंटर करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे फर्स्ट जो काउंटर करंट है वो किसके बीच में प्रोड्यूस होता है, वो होता है लूप ऑफ हेनले के जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है इनके बीच में। तो फर्स्ट काउंटर करंट जो है वो किसके बीच में होता है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले के इसके बीच में। कैसे होता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है मूवमेंट की वो इस तरीके से है और असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट के मूवमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट मूव कर रहा होता है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उसकी वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम काउंटर करंट बोलते हैं। तो फर्स्ट काउंटर करंट जो है लूप ऑफ हेनले की जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है इनके बीच में प्रोड्यूस होता है। सेकंड अगर काउंटर करंट की हम बात करें तो सेकंड काउंटर करंट जो है वो वासा रेक्टा में प्रोड्यूस होता है। वासा रेक्टा में ब्लड जो है उसका फ्लो होता है। तो वासा रेक्टा में ब्लड के मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, जो कि हम अगेन देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है। तो वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से भी एक काउंटर करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो सेकंड काउंटर करंट जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वासा रेक्टा में। अब अगर यदि बात की जाए कि थर्ड टाइप का काउंटर करंट जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, इसके बीच में। ये जो रीज़न है इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल्ट्रेट एंड ब्लड का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इस मूवमेंट की वजह से भी एक काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम थर्ड टाइप का काउंटर करंट बोलते हैं। इसमें भी देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है फिल्ट्रेट एंड ब्लड का। सो थर्ड टाइप का जो काउंटर करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा में। सेकेंड टाइप का था वासा रेक्टा में एंड फर्स्ट टाइप का जो काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो था लूप ऑफ हेनले में। अब काउंटर करंट प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है, क्यों? क्योंकि ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो काउंटर करंट जो है वो उसको प्रोड्यूस कर सके और उसकी वजह से यूरिन जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डेवलप कर पाएँ। ये मैकेनिज़्म, ये कैपेबिलिटी होती है हर एक मैमल के पास में। अब क्या होता है कि ये जो काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बन रहा है, तो इसके पीछे भी एक मैकेनिज़्म है। उसमें क्या होता है कि जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला जो रीजन है वहाँ पर हाई ऑस्मोलैरिटी जो है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला जो रीजन है वहाँ पर हाई ऑस्मोलैरिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है NaCl एंड यूरिया। जैसे ही मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाले रीजन में NaCl और यूरिया की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी
तो उसी टाइम में फिल्ट्रेट जो है उससे वाटर क्या है बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और यूरिन जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये कैसे काम करता है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला जो रीजन है वहाँ पर हाई ऑस्मोलरिटी जो है वो कैसे डेवलप होती है, इसके लिए हमें ये मैकेनिज़्म जो है वो पढ़ना है। तो वो देखते हैं आगे की तरफ मूव करके। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं नेफ्रॉन के। तो कुछ कुछ टर्म्स जो हैं वो उसका कॉन्सेप्ट हमारा पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहाँ पर नेफ्रॉन का पीसीटी प्रेजेंट होता है, डीसीटी प्रेजेंट होता है, और कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 300 होती है। जैसे ही मेड्यूला वाले रीजन में हम मूव करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या है इंक्रीज़ होती है और इंक्रीज़ होके 1200 के समथिंग जो है ये मेंटेन हो जाती है, और वहाँ उस पर्टिकुलर रेंज पर यूरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। मेड्यूला वाला जो रीजन है वहाँ पर लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन डॉटेड लाइन से जो हम देख रहे हैं वो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, जो कि लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के बीच की रीजन होती है। अब जो लूप ऑफ हेनले है इसमें 2 लिम्ब थे, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमेएबल होता है, जो कि यहाँ पर मैंने रिटन किया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर यदि हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ये सॉल्ट जैसे कि NaCl या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोला जाता है उसके लिए परमेएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमेएबल होता है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में मेकअप करके चलने हैं इस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म को समझने के लिए। अब ये देखना है हमें कि जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला रीजन है यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर रीजन में कैसे हाई ऑस्मोलरिटी जो है वो डेवलप होती है, कैसे उसको हम बनाते हैं। तो जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, ये क्या है सॉल्ट के लिए परमेएबल है, तो इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू NaCl जो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाले रीजन में मूव कर जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है यहाँ पर यूरिया प्रेजेंट होता है, तो यूरिया जो है वो डिफ्यूज़ होकर पैसिवली डिफ्यूज़न के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। सो असेंडिंग लिम्ब से NaCl एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आया, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू कहाँ पर पहुँच गया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। अब क्या होगा कि जब NaCl यूरिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में मूव करके आ रहे होंगे तो यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप होगी। तो हाइपरटोनिक कंडीशन जो है उसको ना डेवलप करने के लिए, मीन्स कि हाई ऑस्मोलरिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, जैसे जैसे NaCl यूरिया की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ती जाएगी, साथ ही साथ जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से वाटर जो है क्या होगा बाहर की तरफ मूव करता हुआ जाएगा, और इस तरीके से जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम वाला रीजन है यहाँ पर हाई ऑस्मोलरिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। एक मैकेनिज़्म तो ये लूप ऑफ हेनले में इस तरीके से डेवलप हो रहा होता है, रन हो रहा होता है। इसी के साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो वासा रेक्टा वाला रीजन है यहाँ पर भी एक मैकेनिज़्म चल रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो NaCl और यूरिया है ये क्या करता है, वासा रेक्टा जो है इसको पिक कर लेता है NaCl एंड यूरिया को। तो ये क्या है धीरे धीरे वासा रेक्टा वाला जो रीजन है यहाँ पर इस तरीके से NaCl और यूरिया जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा है। जैसे जैसे वासा रेक्टा में NaCl यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मूवमेंट होता रहेगा, उसी के साथ साथ जो डिसेंडिंग लिम्ब है उससे वाटर जो है और ज़्यादा बाहर की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। जैसे जैसे वासा रेक्टा में NaCl यूरिया का मूवमेंट होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जाएगी, तो मेड्यूला वाला जो रीजन है यहाँ पर ऑस्मोलरिटी जो है वो भी बढ़ती हुई जाएगी। 400 होगा, 600, 800, 1000 एंड 1200 समथिंग इस तरीके से पहुंच जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है इस पर यूरिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। सो इस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो है वो रन हो रहा होता है नेफ्रॉन वाले रीजन में। और एक पॉइंट ये भी होता है कि जो कॉर्टेक्स में ऑस्मोलरिटी होती है उसका 4 टाइम मेड्यूला में
क्या होती है, हाई होती है ऑस्मोलरिटी। तो देख सकते हैं कि कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है यहाँ पर 300 ऑस्मोलरिटी होती है, तो 300 का 4 टाइम अगर किया जाएगा तो आ जाता है 1200। सो इस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। एंड ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और मेरा एक यही सजेशन रहेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए पहले वीडियो देखें, साथ ही साथ फिर उसको एक इमेज जो है उसकी क्रिएट करें माइंड में एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।